हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में पूछा जा सकता है। इससे लगभग हर एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जो भी हमारे बायो साइंसेज के लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स है इसे स्किप करने का सोचते हैं, क्योंकि हमें +10 में हो चुका है, उसके बाद इतना ज़्यादा एक्सपोजर हमें नहीं मिला है, तो हम इसे स्किप कर देते हैं या इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अवॉइड स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। इससे अपने बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ लिए ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका जो भी स्कोर है वो बढ़ जाएगा और शायद आप कट ऑफ को भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेसेस में पूछा जा सकता है। ऐसे भी डायरेक्टली भी पूछते हैं, लेकिन कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेसेस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है कि एक वीडियो से मैं कह सकती हूँ कि आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इस नाम में रखा क्या है। थर्मोडायनामिक्स यानी कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, डायनामिक्स यानी कि चेंज, कुछ तो चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। अलग उसके लैंग्वेज में कहते हैं डायनामिक्स। किसके चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, थर्मो यानी कि एनर्जी चेंज हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म, इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसका और एक मतलब निकल सकता है, वो है एनर्जी एंड वर्क डन इन द यूनिवर्स। जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स को पूरे यूनिवर्स को हम स्टडी करते हैं, सिर्फ हमारी या अर्थ की बातें नहीं करते। हम पूरे यूनिवर्स यानी कि जितना यूनिवर्स है, जितने उसके प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, उस सब की बात करते हैं जब हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी लग रही है हमें वर्क डन करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ आपका सामान है, कुछ बॉक्स है, आपको क्या करना है, इस जगह से इस जगह पे उसे ढकेलना है। तो आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे, इस प्लेस से उसे ढकेलते ढकेलते यहाँ तक लेके आओगे। आप कहोगे कि आपने एनर्जी दी, और क्योंकि वो जो भी आपका बॉक्स है उसने अपनी जगह चेंज कर दी तो उसका वर्क डन हो गया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। आपने अब मस्कुलर एनर्जी दी, उस बॉक्स को धक्का मारा, जिसकी वजह से वर्क डन हुआ, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, उस अपने बॉक्स ने अपनी जगह चेंज करी और आपने उसको एज ए क्या रेफर किया, वर्क डन रेफर किया। ठीक है, इसीलिए हम एनर्जी को क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आप में जितनी कैपेसिटी है काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे से खाना खा चुके हैं, अगर आपने अच्छे से अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो ले लिया है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर आप दिन भर फास्ट कर रहे हैं, अगर आपने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, ऑब्वियसली आप उतना काम नहीं कर पाएंगे, आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं होगी काम करने की। तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, वर्क डन, और जो वर्क डन हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। थर्मोडायनामिक्स में जो हम एनर्जी लगा रहे हैं जिसकी वजह से काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो जो वर्क डन है हम उसे डिवाइड कर सकते हैं दो चीजों में, यानी कि उसे हम डिफाइन अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे एक बॉक्स था जिससे मुझे क्या करना था, डिस्प्लेस करना था यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मुझे इस एक बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक क्या करना था, ढकेलना था। मैंने वो कर दिया, फोर्स लगाना पड़ा, उससे क्या हुआ, वो बॉक्स डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो उसे को हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन। आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से उस चीज ने अपनी जगह चेंज करी, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्क डन को हम वापस से क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इनटू चेंज इन द वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी चीज को प्रेशर लगाया जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम, आप प्रेशर लगा रहे हैं यानी कि आप एनर्जी लगा रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कैन है, उसे आपको क्रश करना है, उसकी हमें पता है ना वो कैंस होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वाले, आपको उसको क्रश करना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जितना आप एनर्जी लगाओगे, उसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल इतना था, आपने उसे क्रश कर दिया, उतना उसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। उसकी वजह से आपको उस पर प्रेशर लगाना पड़ा, आपने काम किया, ऑब्वियसली आपने एनर्जी लगाई तो आपने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। और उसे आप कैसे कहे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आप नहीं कह सकते, आपने प्रेशर लगाया जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज आया, उसी को आप क्या कहोगे, वर्क डन कहोगे। तो जो एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी यूनिट है कैलोरीज।
तो आपने वो अपनी जो कह सकते हैं ना कि हमारे जो बाहर के खाने होते हैं, चिप्स हो गया, कुछ भी होता है, उसके पीछे जो होता है वो कैलोरीज लिखे हुए होते हैं। तो कैलोरीज यानी कि ऐसी चीज, मतलब आपको वो चीज खाने से कितनी एनर्जी मिल सकती है, वो उनका कहने का मोटिव होता है। फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज होता है या 10 कैलोरीज होता है। उनका मानना है कि आपको 10 कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी अगर आप ये खाओगे, आपको 100 कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी अगर आप ये खाओगे। तो आपको अगर एनर्जी को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कैलोरीज में डिफाइन करोगे। उसका यूनिट क्या है? कैलोरीज है। तो अगर आपको कैलोरीज को समझना है तो आप उसे कैसे समझेंगे? अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये एक बहुत कंफ्यूजन होता है। कैलोरी टेम्परेचर के बारे में नहीं है, कैलोरी हीट के बारे में। हीट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है। बहुत से बच्चे इसे भी कंफ्यूज कर लेते हैं। हीट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वाटर का क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी कि उसे 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक करना है। तो मुझे इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी है हीट। ठीक है, तो हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। और इसी हीट को अगर आपको क्या करना है, कह सकते हैं पढ़ना है या उसे आपको कैलकुलेट करना है, तो उसे क्या कहेंगे? कैलोरी कहेंगे। कब कहेंगे? जब आपने हीट दी है, वो कितनी दी है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। जाहिर सी बात आपको समझ में नहीं आया होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वापस बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 ग्राम का वाटर है, उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। हमें वो बढ़ा के कितना करना है? 70 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी कि 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो उसे ऑब्वियसली हीट लगेगी आपको। अगर आपने 2 तरह के वाटर ले लिए, एक में आपने सॉल्ट डाल लिया, एक में आपने क्या कर दिया? प्योर वाटर ले लिया। आपने सी वाटर लिया, लेक वाटर लिया, दोनों भी वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, तो उसमें हीट लगेगी, वो भी अलग लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑब्वियसली जब आप सॉल्वेंट बोल रही, जब सोल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जो भी सी वाटर है उससे आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसकी कैलोरीज क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी। वही हमारा जो प्योर वाटर है उसे हमें हीट, उसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट कम देनी पड़ेगी। एज रिगार्डिंग सी वाटर, तो उसकी कैलोरीज क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगी कि 1 कैलोरी मैं कब कहूंगी? जब मैंने 16 डिग्री से 17 डिग्री तक क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है टेम्परेचर को। 1 डिग्री बढ़ाया है तो मैं उसे क्या कहूंगी? 1 कैलोरी कहूंगी। वही मैंने 16 डिग्री से मुझे क्या करना है? 26 डिग्री तक बढ़ाना है। यहाँ पे मैंने 10 डिग्री से बढ़ाया, तो यहाँ पे 10 कैलोरी आंसर आएगा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। 1 कैलोरी हम कब लेते हैं? 1 कैलोरी हम लेते हैं जब हम सिर्फ 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर आप 10 डिग्री की बात कर रहे हो तो 10 कैलोरी आंसर आएगा। अगर आप 100 डिग्री की बात करें तो 100 कैलोरी आंसर आएगा। जितनी आप डिग्रीज बढ़ा रहे हैं, मतलब जितना आपको टेम्परेचर चेंज चाहिए, उतनी कैलोरीज ज्यादा होंगी, उतनी हीट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैलोरीज इज ऑल अबाउट हीट। कैलोरीज में हम टेम्परेचर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, कैलोरीज में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। कैलोरीज हमें हीट के बारे में समझाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 कैलोरी कितना होता है? 4.184 जूल्स होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे 1 किलो कैलोरीज की। 1 किलो यानी कि ऑब्वियसली 1000 से हम क्या करेंगे? 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। हम यहाँ पे सिर्फ 1 ग्राम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम 1000 ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 किलो कैलोरीज पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री टेम्परेचर ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 1 कैलोरी की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा किसे? 1000 ग्राम ऑफ वाटर को। अगर यहाँ पे मैंने 10 किलो कैलोरीज किया तो यहाँ पे मुझे एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम पढ़ते हैं, 1 मिनट है, थर्मोडायनामिक्स में हम जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 2 चीजें होती है, एक तो सिस्टम होता है, एक तो सराउंडिंग होता है। ठीक है, सिस्टम यानी कि जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक चूहे पे क्या कर रही हूँ? स्टडी कर रही हूँ कि मतलब कितनी एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहा है, कितनी एनर्जी वो यूज कर रहा है, कितना मैटर अंदर ले रहा है, कितनी एनर्जी अंदर ले रहा है, कितनी एनर्जी बाहर फेंक रहा है, कितना मैटर बाहर फेंक रहा है। तो चूहा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और उसके जो इर्द गिर्द की जगह है वो क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो
सिस्टम में कोई भी आ सकता है, हम आप आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, जो हमारी यूनिवर्स आ सकता है, सराउंडिंग में भी कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं तो आप सराउंडिंग में आ जाएंगे। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग एज सच कोई डिफाइन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं वो आपका सिस्टम है, और उसके जो इर्द गिर्द की जगह है वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम हम कह सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं। तो ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द क्या है, ये सराउंडिंग है। यहाँ से क्या हो रहा है, मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, एनर्जी अंदर लेते हैं इन द मीन्स ऑफ फूड मतलब मैटर हम अंदर ले रहे हैं, उससे हमें मैटर भी अंदर जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी भी अंदर जा रही है और एनर्जी भी अंदर जा रही है। वापस हम अपने बोलते वक्त एनर्जी बाहर दे रही हूँ, आप सुनते वक्त ध्यान लगा रहे हैं, आप भी एनर्जी बाहर दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन के बाय मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन हम मैटर भी क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो हम क्या हो गए, ओपन सिस्टम हो गए। वैसे ही प्लांट्स भी क्या है, O2 अंदर लेते हैं, CO2 अंदर लेते हैं, O2 बाहर फेंकते हैं, वाटर वेपर्स बाहर फेंकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मैटर एनर्जी दोनों भी अंदर भी ले रहे हैं, अपने अंदर भी ले रहे हैं और बाहर भी फेंक रहे हैं। उसके बाद आता है क्लोज्ड। इसमें क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इसे कैसे समझोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक बॉटल ली, बॉटल में पानी भर दिया, उसे क्या कर दिया, सील कर दिया। अब इसे आप क्या करो, आप घर के मतलब छत पे रखो या कहीं पर भी रखो, आप 1-2 दिन रुको, 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा कि उसमें जो पानी था वो गर्म हो गया है अचानक से। दोपहर में अगर आप लोगे तो अचानक से उसका पानी गर्म हो गया है, उसमें एनर्जी का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि वो क्या हुआ है, पानी इवेपोरेट हुआ, यानी कि उस पानी का लेवल कम हुआ है। उसके लिए आपको बहुत साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या आ गई, क्लोज सिस्टम हो गई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर यानी कि जितना उसमें पानी था वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि वो पानी गर्म हो रहा है, जो बाहर की हीट थी वो अंदर आ चुकी है उस थ्रू प्लास्टिक इनटू दैट वाटर, एंड जिसकी वजह से वाटर का क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो चुका है। आइसोलेटेड यानी कि नीदर एनर्जी नॉर मैटर इज ट्रांसफर्ड, यानी कि उस सिस्टम से ना एनर्जी ट्रांसफर होती है ना मैटर ट्रांसफर होता है, वही के वही रहता है। और इसका एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है, आप कोई और इसमें नहीं ले सकते हैं। मैंने बहुत से एस्पायरेंट्स को देखा है कि उन्होंने आइसोलेटेड में थर्मस को भी टिक किया हुआ है, ठीक है। जो हम कहते हैं ना थर्मास, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं, थर्मास जो भी है, उसमें बहुत से एस्पिरेंट्स का ये मानना होता है कि थर्मास, क्योंकि उसके अंदर गर्म चीज गर्म रहती है, ठंडी चीज ठंडी रहती है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो भी क्या हो गया, आइसोलेटेड। जी नहीं, अगर आप वो थर्मास रखोगे फॉर समवेयर 10 डेज 12 डेज, आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि उसमें जो वाटर है या जो भी कंटेंट है वो अपना टेम्परेचर लूज कर रहा है, या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। हमेशा के लिए उस कह सकते हैं कि थर्मस में जो भी आपने मटेरियल रखा है वो हमेशा के लिए वैसा ही नहीं रहेगा, उसका जो भी टेम्परेचर है या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो थर्मस हमेशा क्लोज सिस्टम में आता है, वो कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं आता है। आइसोलेटेड सिस्टम में सिर्फ यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स में ना ही कोई एनर्जी आ सकती है, ना यूनिवर्स की एनर्जी कहीं बाहर जा सकती है। तो आइसोलेटेड में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आता है। क्लोज में हम कह सकते हैं कि थर्मस, ऑब्वियसली अगर आप एक थर्मस बॉटल ले रहे हैं, अगर आप प्लास्टिक की बॉटल ले रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर दोनों में अलग अलग होगा, लेकिन होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि थर्मस में एनर्जी ट्रांसफर होती ही नहीं, जी होती है, वक्त लगता है लेकिन होती है। ओपन में दोनों भी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन के बारे में, ठीक है। स्टेट फंक्शन, बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट फंक्शन एक्चुअली है क्या, उसे हम क्या कहेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं आप ही की एग्जाम्स का, ठीक है। आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना है। यानी कि इनिशियल स्टेट मतलब आप फॉर एग्जांपल आप 20% आपकी प्रिपरेशन हो गई है, फाइनल स्टेट आपकी जब 100% तो किसी की प्रिपरेशन नहीं होती, हम ले लेते हैं 95% प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो 20% से 95% तक का जो भी आपका पाथ है,
वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि आप अभी जो मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं टिल योर एग्जाम डेट, जब तक आपका कट ऑफ नहीं आता तब तक जो आपकी प्रिपरेशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स पाथ। आप चाहे तो आप यूट्यूब से फ्री लेक्चर्स कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उससे पढ़ सकते हैं, या आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, कोई और नोट्स रेफर कर सकते हैं। ये डजंट मैटर कि आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं, आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी फाइनल स्टेट आई है या नहीं, आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है या नहीं। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है तो बल्ले बल्ले है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ इतने करने के बाद भी वापस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो स्टेट फंक्शन भी यही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब हमें क्या करना है, एक वॉल्यूम चेंज को नोटिस करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम पहले कितना था, 100 था, वो चेंज होके 50 हो गया है, ठीक है। अब ये 100 to 50 कैसे हुआ है, उसने पाथ कैसे, मतलब कौन से पाथ से वॉल्यूम कम हुआ है, उसमें सामान किसी ने निकाला है या कुछ इवोपोरेट हुआ है, या मैंने क्या कर दिया, उसे गर्म करने को रख दिया जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। डजंट मैटर, क्या मैटर करता है कि 100 से 50 हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो स्टेट फंक्शन ने काम किया है, अगर नहीं हुआ है तो स्टेट फंक्शन ने काम नहीं किया है। तो ऐसे ही फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है वो है फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। इससे उसे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। पहले आता है प्रेशर, यानी कि चेंज इन प्रेशर। अगर आप किसी चीज का प्रेशर चेंज पढ़ रहे हैं तो डजंट मैटर कि वो प्रेशर चेंज कैसे आया है, किसके वजह से आया है, क्यों आया है, बस आपको देखना है कि कितना प्रेशर चेंज हुआ है। सेम गोज विथ वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ठीक है। इसमें आपको क्या नहीं लेना है, एक तो हीट एंड वर्क डन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट एंड वर्क डन, वर्क आप कह सकते हैं स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि हीट आप क्या दे रहे हो, कितनी दे रहे हो, डिपेंड करता है। मतलब हीट आपको फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट नहीं होता है, वो आपको डिपेंड करता है उसके पाथ पे, आप कैसे हीट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब कहते हैं ना कि आप गैस पे रख रहे हो या आप इलेक्ट्रिक से आप उसे हीट दे रहे हो, आप कैसे हीट दे रहे हो डिपेंड करता है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका जो भी एनर्जी है वो अलग आ सकता है। तो हीट एंड वर्क डन आर नॉट स्टेट फंक्शन, दे एंटायरली डिपेंड ऑन द पाथ दैट हैज बीन टेकन। तो ये दोनों भी हम कह सकते हैं कि जो पाथ रेफर कर चुके हैं तो उस पाथ पे वो डिपेंड रहेगा, इट्स नॉट एन स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं पहला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये आपको हो चुका है, मैं आपको वापस बता देती हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, अब हम बस डिफिकल्ट बना देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बात करता है ऑब्वियसली किसके बारे में, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स के बारे में। यानी कि जो भी यूनिवर्स है हमारा, उसमें जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे आपको कहा, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, राइट, आइसोलेटेड है तो अंदर से बाहर कोई नहीं आएगा, बाहर से अंदर कोई नहीं जाएगा। तो जितनी एनर्जी है वो ना तो बनेगी ना ही बर्बाद हो सकती है, मतलब या तो ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, जितनी है वो हमेशा उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, पर हमें तो पढ़ाई मतलब हमें तो स्टडी करना है ना कि एनर्जी चेंज हुआ या नहीं हुआ है, कितनी एनर्जी चेंज हुई है। अगर ज़्यादा एनर्जी चेंज हो रही है, ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो ट्रांसफ़र हो भी रही है नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे। यानी कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम पढ़ेंगे जिसके बारे में हमें क्या करना है, सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वैसे ही लिया कि एक क्या है, बॉटल है जिसमें हमने पानी डाला है। अब इसमें पानी मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, बाहर से अंदर हीट आ रही है, क्या हो रहा है हमें ये देखना है। तो पहले हमें ये देखना होगा ना कि इस बॉटल में जितना पानी उसकी हीट कितनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो बॉटल है इसमें जो पानी है उसका हीट हम कह सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी उसकी जो हीट टेम्परेचर बोल दिया मैंने, इसकी जो हीट है वो 2 है, उसका जो भी मुझे अभी वो ये याद नहीं आ रहा है, सॉरी, उसकी जो हीट है वो हम ले लेते हैं। हमने क्या कर दिया, उसे बढ़ाना है हमें टिल 4 to 5, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा ना एनर्जी चेंज हो कहाँ से रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी कैसे आ रही है, कितनी आ रही है। तो ये देखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, उस बॉटल में जो पानी है उसकी हीट क्या है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो ट्रांसफर है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, और ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। चेंज इफ इट फ्लो इन आउट ऑफ सिस्टम, ये मैंने आपको बताया था। ये आप कैसे पढ़ोगे, डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी है उसे हम क्या करते हैं,
डेल्टा यू से भी पढ़ते हैं U2 माइनस U1। तो जितनी पहले मतलब जितनी लास्ट में एनर्जी थी, फॉर एग्जांपल पहले जो बॉटल है उसकी फॉर एग्जांपल 2 उसकी हीट थी, उसके बाद उसकी आई 4, तो ये उसका फाइनल स्टेट है, उसका इनिशियल स्टेट है। तो हम कैसे करेंगे 4 माइनस 2, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले क्या थी 2 उसकी इंटरनल एनर्जी थी और 2 क्या हुआ है उसका ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि Q यानी कि हीट और ये W मतलब वर्क डन, यानी कि वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी उसकी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें हीट अंदर आ रही है। ठीक है, पहले 2 थी फिर 4 हो गई, तो हीट अंदर आ गई है, सिस्टम की जो हीट है वो बढ़ गई है। तो हम क्या कहेंगे प्लस प्लस, क्योंकि सिस्टम पे वर्क डन हुआ है। ये जो प्लस प्लस माइनस है इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। प्लस आप कब यूज करोगे, जब सिस्टम पे काम हो रहा है। जब आप पे काम हो रहा है तो आप क्या करोगे पॉजिटिव करोगे। जब आप खुद काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे नेगेटिव दोगे। जब आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप अंदर एनर्जी ले रहे हो, आपके अंदर की एनर्जी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे पॉजिटिव दोगे। वही आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो बाय स्वेट या बाय हीट क्या कर रही है बाहर यूनिवर्स में चली जा रही है, तब आप उसे नेगेटिव साइन दोगे। ठीक है, तो प्लस जब आप पे काम हो रहा है, नेगेटिव जब आप खुद काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप डेल्टा यू को कैसे कह सकते हो U2 माइनस U1 भी कह सकते हो, या प्लस माइनस Q इंटू प्लस माइनस W भी कह सकते हो। W क्या है हमारा वर्क डन है, उसी को हम कैसे लिख सकते हैं F इंटू D, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि हमने क्या कर दिया है एक ऐसा मटेरियल ले लिया है जिसका वॉल्यूम प्रेशर के साथ क्या हो रहा है कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर क्या है कांस्टेंट है। इस मामले में क्या होगा हमारा जो डेल्टा V है वो एक्चुअली 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम है तो जो चेंज है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई तो P भी 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि तब हमारा जितना भी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किस पे डिपेंड होगा, हीट एक्सचेंज पे डिपेंड होगा। जैसे मैंने आपको क्या कर दिया बॉटल का एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे अगर आपको इंटरनल एनर्जी देखनी है तो आप वॉल्यूम को नहीं लो, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, उस बॉटल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, उस बॉटल का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। गर्मी की वजह से हीट अंदर बाहर हो रही है, राइट, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जितनी हीट एक्सचेंज हुई है उतना ही उसका इंटरनल एनर्जी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मतलब मैंने आपको जो पिछला एग्जांपल लिया था 4 और 2 का, तो 4 उसका फाइनल स्टेट था, 2 उसका इनिशियल स्टेट था। तो हम कह सकते हैं कि 2 ही क्या हुआ हीट एक्सचेंज हुई है और उतना ही उसके पास क्या है इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, आप ये कब लोगे जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख पा रहे हो। तो बहुत से ऐसे हमारे कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स है जहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रख सकते, मतलब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रख सकते तो हम क्या कर रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर को रख रहे हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू में हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, हाँ, और जो हमारी एंथैल्पी है वहां पे हम किसे कांस्टेंट रख रहे हैं प्रेशर को। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जब आप एंथैल्पी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप किसे कांस्टेंट रख रहे हैं प्रेशर को। जब आप कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप किसे कांस्टेंट रख रहे हैं, आप तब कांस्टेंट रख रहे हैं वॉल्यूम को। ये चीजें नहीं भूलनी है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप एंथैल्पी आप देख रहे हैं वो भी अगेन आप हीट एक्सचेंज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। इसमें हम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी देखेंगे, मतलब उसके अंदर कितनी एनर्जी पहले थी, उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, क्योंकि हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या आता है डेल्टा एच हम से डिजिग्नेट करते हैं एंथैल्पी से। ठीक है, डेल्टा यू हमारा क्या आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पी हमने कांस्टेंट रखा है, डेल्टा वी। अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख लिया, जब हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों को कांस्टेंट रख लिया तो ये क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तब ये दोनों भी 0 आ गया। तो हमारा जो भी डेल्टा एच है वो क्या हो गया डेल्टा यू हो गया। जब आपने सारी कंडीशंस क्या कर दी है कांस्टेंट रख दी है, प्रेशर भी उतना का उतना है, वॉल्यूम भी उतना का उतना है, बस आपको क्या देखना है एंथैल्पी चेंज कितना हुआ है या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हुई है। तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जितनी एंथैल्पी चेंज हुई है उतना ही क्या हो जाएगा, कह सकते हैं हम जितनी एंथैल्पी चेंज हुई उतनी ही इंटरनल एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो चुकी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर,
एंथैल्पी इज दिस कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, ऐसे भी आ सकता है। या आपको कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम भी आ गया तो हमारा पी डेल्टा वी क्या आ गया, जीरो ही आ गया। तो आपको ये भी देखना है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो पी डेल्टा वी जीरो आ गया, अगर प्रेशर वॉल्यूम भी दोनों भी कांस्टेंट दिए तो वॉल्यूम हमारा जीरो ही आएगा। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ऐसे आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है। लेकिन इसका जो भी कह सकते हैं ना कि थियरी है वो बहुत बेसिक है, कि जब ये जीरो आएगा तो जितना उसका जितनी उसकी एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी से होगा। इंटरनल एनर्जी किससे कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हीट एक्सचेंज से। ठीक है, तो घुमा फिरा के आप कह सकते हैं कि जब आपका प्रेशर वॉल्यूम सेम है तो एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एक्सचेंज, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एक्सचेंज। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स में वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस यानी कितने रैंडम है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, एक तो है सॉलिड, उसके बाद आता है लिक्विड और उसके बाद आता है हमारा गैस। ठीक है, तो इसमें जो गैस है वो क्या है, सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस, क्योंकि इसके जो भी मटेरियल है वो क्या है, अलग अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो रैंडम कहीं पर भी घूम रहे होते हैं। जैसे नर्सरी के स्टूडेंट्स हो गए हमारे, आप वैसे ही देख लो ना, नर्सरी के स्टूडेंट्स है कि ना, आप उसे आप रख लो कह सकते हैं गैस स्टेट में। जो हमारे 5th 6th के स्टूडेंट्स है आप उसे रख लो लिक्विड में। और जो हम है जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं 11th 12th जो भी हम क्या है, हम ऑर्डर्ड स्टेट में है, हम कह सकते हैं सॉलिड में है। हम जितनी शैतानियां वो करते उतनी शैतानियां हम नहीं कर सकते। तो वैसे ये रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा होगी। इसीलिए एंड वन थिंग डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट, यानी कि जितनी हीट ज्यादा हीट आप देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी को बॉईल कर रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा गैस में, उसका गैस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसकी रैंडमनेस बढ़ गई। तो डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। Entropy again depends upon molecule that can vibrate and rotate. For example, ये मैंने bonds में मतलब पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये बनते हैं, सिंगल बॉन्ड जो बनता है सिग्मा से, डबल बॉन्ड सिग्मा और पाई से, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 2 पाई से बनता है। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता है, सबसे ज्यादा रोटेट करता है। आपने अगर स्टेप्टोस्कोपी हो गया या हमारा जो भी हमारे जो टेक्निक्स है ना, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो यानी कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा रोटेट कर पाते हैं, ज्यादा वाइब्रेट कर पाते हैं। तो इनमें रैंडमनेस ऑब्वियसली अपनी जगह चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जगह चेंज कर पा रहे हैं, तो इनमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। पाई बॉन्ड आते ही क्या होता है, थोड़ी सी उसका जो भी वाइब्रेशन का है, रोटेशन का है, थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे तो 2 पाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ट्रिपल बॉन्ड उतना रोटेट नहीं कर पाएगा, उतना रैंडमनेस नहीं दिखा पाएगा जितना डबल बॉन्ड दिखाता है। डबल बॉन्ड इतना नहीं दिखा पाएगा जितना वो सिंगल बॉन्ड दिखाता है। तो आपको ये कंपल्सरी याद रखना है। आपको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे N3 दे देंगे, यहाँ पे O2 दे देंगे, यहाँ पे आपको H2 दे देंगे और आपको बोल दे देंगे कि तीनों है, इसमें से बताओ सबसे ज्यादा रैंडम कौन है। ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा, H2 आएगा, क्योंकि H2 में सिंगल बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड होते हैं और N3 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोज हाईएस्ट एंट्रोपी, या गिव द एंट्रोपी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट टू, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ये देखना है कि उनमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगेन वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म में या स्कैटर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड फॉर्म में है या वो ऐसे ही रैंडमनेस में। फॉर एग्जांपल हमारे मोनोमर्स हो गए, आप मोनोमर्स किसी का भी ले सकते हैं, हम ले लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, इस ग्लूकोज में एसिड कोई बॉन्ड नहीं, यानी कि अल्फा 1 4,
अल्फा 1,6 बॉन्ड नहीं है जो बॉन्ड होते हैं ग्लाइकोजन में, स्टार्च में। तो ऐसे पॉलीमर्स ऑब्वियसली अगर बॉन्ड बढ़ गए तो उनमें रोटेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, रोटेशन कम है तो वो रैंडमनेस भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मोनोमर्स है वो बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होते हैं, उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। और पॉलीमर्स जो है क्योंकि उनमें बॉन्ड लगे हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, 1000 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, उनमें रैंडमनेस कम होता है। और अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद ऑब्वियसली उसका क्या होगा, उसकी जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हम जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी को सेकेंड लॉ ने क्या कहा है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तब एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन इरिवर्सिबल मैनर। ये इरिवर्सिबल वर्ड नहीं भूलना है, इसी वर्ड पे आई थिंक एक दो बार CSIR ने फंसाया था, मतलब इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, नो गोइंग बैक वे, ऐसे भी वो वर्ड्स डाल देते हैं। तो इरिवर्सिबल यानी कि जो एंट्रोपी बढ़ चुकी है, एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद जो एंट्रोपी बढ़ चुकी है वो अभी कम नहीं होगी, इरिवर्सिबल वे में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो हमेशा ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में चला जाता है। यानी कि जो ऑर्डर्ड स्टेट से, मतलब हम धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो धीरे धीरे डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारी जो एंट्रोपी है वो बढ़ती हुई जा रही है, एंट्रोपी कम नहीं हो रही है। ठीक है, अभी इसके बाद जो हमारा मेन जो हमारा मेन थर्मोडायनामिक्स का है, हमें ये देखना है कि जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा, क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा, वो फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ा होगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप कैसे जानेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है स्पॉन्टेनियस, कैसे जानेंगे? अगर आप फर्स्ट लॉ के अनुसार जा रहे हैं, जो क्या बता रहा है, इंटरनल एनर्जी बता रहा है। ठीक है, इंटरनल जो कहा था कि अंदर की एनर्जी है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एंडोथर्मिक सिस्टम को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। आज जब आप खाना खा रहे हो आपको एनर्जी मिल रही है, वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब स्पॉन्टेनियस यानी कि आपको खुद ब खुद करना पड़ता है, मतलब वो खुद ब खुद नहीं होता है, वो आपको करना पड़ता है। डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक है, सिस्टम गिव्स दिस एनर्जी। अभी मैं बोल रही हूँ एनर्जी निकल रही है, ठीक, अपने आप निकल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ उससे। या अगर आप बैठे भी है, मतलब बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, कांस्टेंट हमारी बॉडी से, अगर आप सोए भी है कांस्टेंट हमारी बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, तो सिस्टम गिव्स एनर्जी, वो हमेशा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी मिल रही है और एनर्जी हमें ऐसी ही नहीं मिलती, हमें खुद देनी पड़ती है। ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि सिस्टम एनर्जी बाहर दे रहा है, तो क्या हो गया, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ठीक है, सेकेंड लॉ के बारे में आप पढ़ोगे तो उन्होंने क्या बताया, एंट्रोपी के बारे में बताया। ठीक है, एंट्रोपी जब डेल्टा S पॉजिटिव है, एक्सोथर्मी डेल्टा S पॉजिटिव यानी कि रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होगी, रैंडमनेस जितनी कम होगी उतनी स्पॉन्टेनिटी कम होगी। आप ऐसे कह सकते हो कि रैंडमनेस अगर ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, रैंडमनेस अगर कम है, डेल्टा S अगर नेगेटिव है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी को अभी आप सिर्फ डेल्टा H एंड डेल्टा S पर नहीं बैठ सकते। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक आपका रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव आ गया है और डेल्टा S क्या आ गया है, नेगेटिव, सॉरी, एक आपका क्या हुआ, डेल्टा H भी नेगेटिव आया, डेल्टा S भी नेगेटिव आया, ये कह रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये कह रहा है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इस वक्त क्या करोगे? अगर आपको एक ऐसी रिएक्शन मिल गई जहाँ पे क्या हो रहा है, एंथैल्पी सिस्टम, मतलब सिस्टम बाहर एनर्जी दे रहा है लेकिन उसमें एंट्रोपी है ही नहीं, मतलब दोनों चीजें क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो इसे क्या करने के लिए, इसे एक इकट्ठा लाने के लिए साइंटिस्ट थे गिब्स, जिन्होंने क्या किया है, एक एनर्जी को, यानी उन्हें कंसेप्ट लाई है, उसे हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ये किसे रिलेट कर रहा है, हमारे एंथैल्पी को, एंट्रोपी को, हमारे फर्स्ट लाइन सेकेंड लॉ को। ठीक है, तो वो कैसे करता है, डेल्टा G यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी, वो किस पे रिलेट करेगा, डेल्टा H, यानी कि हमारा आ गया फर्स्ट, हमारा फर्स्ट लॉ था वो आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया सेकेंड लॉ।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कोरिलेट किया है। उनमें जितने भी हम कह सकते हैं कि जो लूप होल्स थे, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो क्या करेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, मतलब दोनों चीजें, एक बोल रहा है स्पॉन्टेनियस है, एक बोल रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस है, किसकी सुनेंगे हम। तो गिब्स ने क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट लाया गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि हमारे पास बहुत इंटरनल एनर्जी है लेकिन उससे हम काम कितना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 2-3 दिन भूखे हो तो आपकी एनर्जी पूरी 0 तक आ गई है, नहीं, आप में थोड़ी इंटरनल एनर्जी होगी, जरूर होगी, लेकिन एनर्जी टू डू वर्क नहीं होगी, यानी कि उठकर काम करने की ताकत आप में नहीं होगी। आप सांस ले रहे हो उसके लिए भी एनर्जी लगती है हमें, और फिर बाकी के हमारे जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो हो रहे हैं, वो तो उतनी इंटरनल एनर्जी हमारे होगी, लेकिन टू डू वर्क यानी कि कुछ उठकर काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो नहीं होगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी ने, गिब्स ने क्या कर दिया, उसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिनमें उन्होंने क्या किया है, हमारे डेल्टा एच फर्स्ट हमारा थर्मोडायनामिक्स का रूल और डेल्टा एस सेकेंड थर्मोडायनामिक्स का रूल, उनको कोरिलेट किया है और एक इक्वेशन बनाया, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच क्या हो गया, टोटल हीट कंटेंट यानी कि कितना इंटरनल एनर्जी है, कितनी एंथैल्पी है। डेल्टा एस क्या हो गया, हमारा एंट्रोपिक चेंज हो गया। टी क्या है, हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये डेल्टा जी मतलब ये सब कुछ कैलकुलेट करके अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये 0 आया तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पे, कहीं पर भी बाजी पलट सकती है, आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, और जो भी हमारा 0 है वो इक्विलिब्रियम है। इसलिए अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि उसका जो डेल्टा जी है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वही ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो हमारा बनता है उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब स्पॉन्टेनिटी होती है उसमें। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि इरिवर्सिबल, एक बार अगर हो गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो मैंने आपको कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह वो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल हमारे कंडीशंस में देख रहे हैं। अगर आपको ये देखना है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, आपको ये पढ़ना है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जब प्रेशर हमारा क्या है 1 atm प्रेशर है, टेम्परेचर हमारा क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है, और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जितना भी कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं जितने भी मैटर्स का वो क्या है 1 मोल पर 1 लीटर है, यानी कि हमने सब स्टैंडर्ड चीजें मेंटेन की हुई है, हमने प्रेशर भी स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, और तब हमें देखना है कि एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है नहीं हो रही, कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा जी नॉट है यही क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। ठीक है, डेल्टा जी सिर्फ क्या है, हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, सॉरी। और ये जब जी 0 लगता है, जी नॉट लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, कैसे होगा, उस पे क्या करेगा, हमारा डेल्टा जी नॉट डिपेंड करेगा। तो इससे हम गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी यानी कि हमारा टेम्परेचर, और उसके बाद लॉग यानी कि नेचुरल लॉग, प्रोडक्ट कितना बना है और रिएक्टेंट कितना यूज किया है। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है, डेल्टा जी नॉट, उसके बाद हमारा नेचुरल लॉग, आप इसे 2.303 इंटू भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उसको लॉग 10 में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है, रिएक्टेंट कितना हमने यूज किया है, और उसका जो भी हम कह सकते हैं कि वैल्यू है वो है के कैल प्लस पर मोल और के जी पर मोल। ठीक है, आप के कैल यानी कि किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जूल पर मोल भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टेम्परेचर हो गया हमारा, टेम्परेचर एटॉमिक मतलब प्रेशर टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर दिया, तो आप सीधा आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं पर भी लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, 1-1.36 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम यानी कि हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि किलो कैल पर
मोल। अगर आपको किलो जूल में पूछा गया है तो आप उसे किसे मल्टीप्लाई करेंगे, -5.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये द वैल्यू जो है वो इन सबको कैलकुलेट करके ही आया है, तो आपको इस कैलकुलेशन में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किलो कैलोरीज में पूछा गया हो तो अपन -1.36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग से, log 10। और के इक्वेशन हमारा क्या आता है, हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है, वो आप ले सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, कम वक्त में आपके जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के इक्विलिब्रियम, मतलब जितना ज्यादा के इक्विलिब्रियम होगा उतना कम क्या कह सकते हैं हम, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, तो हम इससे भी कह सकते हैं कि जब हमारा डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि सिस्टम बाहर एनर्जी दे रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर्स। यानी कि आप कहीं पर भी जाइए 90 डिग्री 0 डिग्री में ये क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगा। जैसे कि रेस्पिरेशन, अब आप रेस्पायर कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आप रेस्पायर कर रहे हो क्योंकि स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच क्या हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, रेस्पिरेशन इसका आंसर आएगा। जब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि एनर्जी सिस्टम क्या कर रहा है, ले रहा है और एंट्रोपी भी कम है, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। यानी कि आप फोटोसिंथेसिस, अगर आप डीप डाउन सी में अगर आप प्लांट देख रहे हो जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या आप कोई भी एंजियोस्पर्म देख सकते हो, उनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हमेशा से नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी देनी पड़ेगी। सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारी बॉडी में होता है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। आप किसी भी टेम्परेचर में इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे मैं आपको कहा कि ये कंफ्यूजन जो हमारा है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि वो सिस्टम जो है वो एनर्जी बाहर दे रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव है यानी कि जो एंट्रोपी है वो कम है। तो ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। कम होगा, किससे कम होगा, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन एंट्रोपी। आपको इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, इनका रेशियो लेना है। अगर ये रेशियो टेम्परेचर से ज्यादा आता है तो आप क्या करोगे, वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका जो भी रेशियो है वो टेम्परेचर से कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, यानी कि एंथैल्पी मतलब बॉडी एनर्जी बाहर दे रही है लेकिन एंट्रोपी कम नहीं हो रही है। आपको ये देखना है कि वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उनका रेशियो लोगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का, और ये देखोगे वो टेम्परेचर से कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियसली होगा, कम है तो नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। जब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी कि स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है इनके रेशियो से। ठीक है, तो आपको इतना सब कुछ ये आपको याद रह जाएगा, बस ये दो ही कंफ्यूजिंग है। आपको ये याद रखना है कि ये कब करता है, कैसे करता है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नहीं उससे पहले हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका पीआई हो गया, पीएच वैल्यूज, वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्रोटीन की तरफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू।